अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो है वो हम दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे जो अक्सर मैं अपने डेली बेसिस की जो रूटीन है उसमें मैं ऑब्जर्व करता हूँ और इस पे अक्सर लोग गलती करते हैं। वो एक चीज़ है कि रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के ऊपर जीएसटी की चार्जेबिलिटी एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सर्विस एंड अ गुड्स। सबसे पहले बात करते हैं कि सर्विस और गुड्स के अंदर कैसे आप कंसिडरेशन मतलब कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। असल में बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा जाता है, आपने नोटिसेस आते हैं आप लोग के पास। उसमें क्या होता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से डिपार्टमेंट वाले, टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपके जहाँ जहाँ पे लिखा होता है ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और बहुत किस्म की सर्विसेज लिखी हुई होती हैं, वो उनको पिक आउट करते हैं और वो उसके ऊपर वो बेसिकली आपको नोटिस करा देते हैं। अब होता क्या है, बहुत जगहों पे क्या होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, भाई यार यार इस पे तो हमने विदहोल्डिंग जो है वो तो या तो की नहीं होती, या हमने उसके ऊपर ये बात होती है कि हमने उसके ऊपर गुड्स की विदहोल्डिंग कर देते हैं अनरजिस्टर्ड की केस पे। और बोलते हैं भाई यार ये तो क्या नाम है, इस पे हम 5% का विदहोल्ड कर देते हैं जो फेडरल को जमा करा देंगे। लेकिन जब प्रोविजनल सेल्स टैक्स में उसको रिपोर्ट करने की बारी आती है, बताने की बारी आती है, तो थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती हैं कि इसको किस तरीके से डिस्टिंग्विश किया जाए। सबसे पहला जो हेड जो उठाते हैं ना डिपार्टमेंट वाले, वो उठाते हैं रिपेयर मेंटेनेंस वाला, कि ये रिपेयर मेंटेनेंस बेसिकली फॉल करती है प्रोविजनल में। आपने फेडरल को कैसे पे कर दिया, या आपने फेडरल को कैसे मतलब फेडरल का कैसे पे कर दिया, तो वो अच्छा। इसमें भी हमेशा याद रखिएगा कि एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस के अंदर भी, अगर पंजाब और सिंध में भी है, और अगर आपने पंजाब का रेवेन्यू सिंध में जमा करा दिया, या सिंध का रेवेन्यू केपीके में जमा करा दिया, या बलूचिस्तान का सिंध में करा दिया, तब भी आपके लिए मुश्किलात हो सकती है। तो हमेशा हमेशा याद रखें कि अभी कभी भी प्रोविंस के अंदर डिस्टिंग्विश होना, तो आप लोग हमेशा हमेशा ये काम करें वर्किंग टैरिफ, किसी भी प्रोविंस का वर्किंग टैरिफ जरूर डाउनलोड करके अपने पास रख लें, 25-26 का। उसका फायदा ये होगा आपको कि एक तो आपको स्टैट्यूटरी रेट पता लग जाएगा जो डिफॉल्ट रेट होता है, और उसके अलावा अगर उसका जो वर्किंग रेट है ना, जो वाकई चार्ज होना चाहिए, वो उसके बराबर में लिखा होता है। तो आप हमेशा और उसी के थ्रू आप अपनी सर्विसेज कंसिडर कर लें कि ये सर्विसेज हमारे पास प्रिवेलिंग करती है। अच्छा, अब तो बेसिकली उन्होंने जब से चेंज फाइनेंस एक्ट 2025 आया, उसमें तो उन्होंने यही कर दी ना डायरेक्टली, कि उन्होंने बोले कि सारी की सारी सर्विसेज हैं एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट शेड्यूल के ऊपर, कि भाई यार इसके ऊपर ये एग्जाम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल है। अब अगर किसी, ये तो कॉन्सेप्ट सबको ही पता होगा कि अगर किसी की एग्जाम्प्ट सर्विसेज है उसमें विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। और डिपार्टमेंट वाला चाहे एसआरबी हो, चाहे पीआरए हो, चाहे केपीके का हो, चाहे पीआरए का कोई भी है, आजकल वो धड़ाधड़ इस चीज पे नोटिस निकालने हैं कि भाई यार ये क्या नाम है, आपने विदहोल्डिंग प्रॉपर की है कि नहीं की है। और जो 25-26 खत्म होने के बाद तो इंशाल्लाह ये और मजीद बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब से वो सर्विसेज की डेफिनेशन उन्होंने ऑन द जनरल बेसिस पे कर दी, तो एक प्रॉब्लम आप सबके लिए क्रिएट होगी। अच्छा, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, मैंने जो स्टार्ट किया था वो ये था सर्विस और गुड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। आप हमेशा अपने माइंड में एक चीज रखिए, अगर रखा करें कि सर्विस और गुड्स में बहुत थिन सी लाइन है। सर्विसेज डज नॉट कंसिडर ऑलवेज अ सर्विस, मतलब गुड्स भी हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लेके देता हूँ, आपने अपने घर का एसी सही करवाया, वो तो बिल भी लिख के आ जाएगा, कि लिख देगा कि यार सर्विस चार्जेस, लेकिन उसका सर्विस चार्जेस होता नहीं है बेसिकली। उसने आपका एसी के अंदर पोर्ट्स चेंज किए होते हैं, आपकी ये जो गैस है वो डाली होती है, बहुत सारी चीजें की होती है। तो आप लोग हमेशा याद रखें कि जब भी प्रोक्योरमेंट वालों के उससे को भी इन्फॉर्म करें कि इनवॉइस लेते वक्त उसकी डिस्क्रिप्शन जो होती है ना, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। वहीं से वो लोग पकड़ते हैं कि ये गुड्स है या सर्विसेज है। और अगर आपने लिखा हुआ, प्रोक्योरमेंट वाले तो अपने काम से काम रखते हैं, वो बोलते हैं भाड़ में क्या टैक्स का, तो वो तो फौरन ले लेते हैं इनवॉइस और बोलते हैं इसमें पेमेंट हो जाएगी। आपको अपने प्रोक्योरमेंट वालों को थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई यार देखो यार, गुड्स, हमने इस पे गुड्स का काम करवाया है, उसकी टैक्सेबिलिटी में इसकी टैक्सेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। उस बेचारे के गरीब के वैसे इतने पैसे कट जाएंगे, ज्यादातर तो ये सर्विस चार्जेस वाले होते हैं या अनरजिस्टर्ड होते हैं। सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने का किसी को शौक नहीं होता। कौन हर महीने का सेल्स टैक्स का रिटर्न जमा कराए, कौन इस चीज को कंसिडर करे, विद होल्डिंग करे, और अगर अनरजिस्टर्ड हो जाए तो उसको तो वैसे ही इतना टैक्स कट जाता है, 13% एक और
15% एक टैक्स कट जाता है। तो आप हमेशा अपनी इनवॉइसेस पे ना जो अनरजिस्टर्ड है उस पे हमेशा मार्क करवा दें कि भाई गुड्स की डेफिनेट लिख दे कि भाई हमने ये चीजें चेंज करवाई हैं और उसकी क्वांटिटी, क्योंकि अक्सर क्या होता है सर्विस चार्जेस लिखते हैं ये वेंडर्स और क्वांटिटी में लिखते हैं 6 7 8। आप मुझे खुद बात बताएं, कभी सर्विसेज क्वांटिटी में 2 3 4 5 6 7 हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती, सर्विस हमेशा एक ही रहती सर्विस। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट है जो मैं अक्सर नोटिस करता हूँ, लोगों को बताता हूँ भाई खुदा के वास्ते अपने एसआरबी के नोटिस से बचो, डिपार्टमेंट की जो ये सख्ती है ना इनसे बचने की कोशिश की जाए। तो एक तो बात ये होगी, आप कोई भी सिनेरियो उठाएंगे ना, कोई भी सिनेरियो सर्विसेज का, ये आपको एलिमेंट जरूर मिलने वाला है। तो पहली बात हमारी हो गई कि हमेशा आप लोग अपनी इनवॉइसेस को ना थोड़ा सा जब आप रिसीव कर रहे हो तो अपने प्रोक्योरमेंट वालों को समझाएं कि देखिए इनवॉइसिंग का पैटर्न ऐसा रखिएगा ताकि कोई टैक्स की लिटिगेशन उसके ऊपर वेंडर के ऊपर भी ना आए और हमारे ऊपर भी ना आए। पहली बात। दूसरी बात आती है, अक्सर क्यूरीज आती है रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के ऊपर। अच्छा, रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस होते क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस जो है कि मैं ए हूँ, एक बी और एक सी है, मुझे सी को पैसे देने, मैंने बी को बोला बी आप सी को पे कर देना। आप मुझसे पैसे ले लेना, मैं बी को पैसे दे दूंगा, लेकिन सी को मैं बी को बोला आप मेरे ब्याह पे सी को पे कर दो। तो मुझे एक बात बताइए, रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में विद होल्डिंग, इनकम टैक्स की विद होल्डिंग हो गई चाहे सेल्स टैक्स की विद होल्डिंग हो गई, चार्जेबिलिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मुझे तो सिंपल से एक बात का जवाब दें। अक्सर कॉल्स आते हैं कि सर इस पे ये चीजें हैं, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। मिसाल है, आपका एक एग्जीबिशन होने वाला है जिसके लिए आपने एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आपने थर्ड पार्टी, आपके पास और एक्टिविटीज नहीं, आपने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैंने किसी भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को बोला यार ये मेरा नॉन कोर एक्टिविटी है, आप एक काम करो इसी को करो, मैं आपको जो भी आपके सर्विस चार्जेस है वो मैं आपको दे दूंगा, जितनी भी डेकोरेशन वगैरह है वो सब आपकी जिम्मेदारी। अच्छा भाई, आपकी जब एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वो जाएगी तो लाजमी सी बात है वहाँ लाइट्स भी लगाएगी, बल्ब भी लगाएगी, गुब्बारे भी लगाएगी, टेबल भी लगाएगी, कुर्सियां भी लगाएगी, सब कुछ करेगी, वेंडर्स अलग अलग होंगे उन सबके। तो मुझे एक बात बताएं कि क्या उस पे उन्होंने टैक्स चार्ज किया होगा? बात सिंपल सी बात है, जब वेंडर्स आपको इनवॉइसिंग दे रहे होंगे, अगर आपको पास हो रहा, दो सिचुएशन है। एक तो वेंडर जिसको उन्होंने अरेंज किया होगा थर्ड पार्टी ने, वो जीएसटी की इनवॉइस दे दें या जीएसटी की ना दें। अगर तो वो जीएसटी की इनवॉइस देता है, अगर जो सामने वाला जो प्रोडक्शन हाउस वगैरह सब लगा रहा है, अगर वो जीएसटी की इनवॉइस देगा तो आप उससे बोल दें कि अगर कोई जीएसटी की इनवॉइस उसने की, जो सारा सेटअप लगा रहा है, तो उसको बोलो इनवॉइस जो है वो मेरे नाम कटेगी, क्योंकि इनपुट टैक्स मैं क्लेम करूंगा, आप नहीं करोगे, मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ए हूँ, एक बी और सी है, सी मेरा काम करके दे रहा है बी के थ्रू। तो अगर बी उससे एग्रीमेंट करेगा कि भाई सेल्स टैक्स की जो भी इनवॉइस होंगी आप ए के नाम करेंगे ताकि वो इनपुट टैक्स क्लेम कर ले, और मैं उससे पूरे पैसे ले लूंगा, सही है ना? तो क्या जब मैं इसको पैसे वापस करूंगा, बी को पैसे वापस करूंगा, तो क्या मैं उसको बोलूंगा कि भाई मैं तेरी विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स करूंगा? द आंसर इज नो। यही यही बात समझाना। और जो बी जब मुझे इनवॉइस करेगा रिइंबर्समेंट की, तो मैं उसको लिखूंगा सर्विस चार्जेस, नहीं लिख भाई आप अपनी सर्विस चार्जेस की अलग इनवॉइस करें मुझे, जिसको रिइंबर्समेंट का नोट कह दें, और अपनी सर्विस चार्जेस की अलग करें, वो सेल्स टैक्स इनवॉइस होगी। तो इस तरीके से देखिए, अगर ये काम मैं बी नहीं होता, मैं डायरेक्टली सी से करता, अगर मैं 5 मिनट के लिए बी को हटा दूं सर्विस, तो मैं उसको बोलूंगा ना भाई कि आप मेरी इनवॉइस मेरे नाम करो, जीएसटी भी जो होगा वो भी मेरा होगा। अगर आप जीएसटी की इनवॉइस कर रहे हो, वैसे ही होता है ना वेंडर्स, आप जीएसटी की इनवॉइस मैं अपने नाम पे लूंगा ताकि मैं इनपुट टैक्स क्लेम कर सकूं उस पे, और जो तुम्हारे सर्विस चार्जेस होंगे, जो भी चीजें होंगी उसी के अंदर इंक्लूड होंगी। पहली बात है, रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस में सर्विस चार्जेस इंक्लूड होने ही नहीं चाहिए। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो परेशान करती हैं बहुत सारे लोगों को। कॉन्सेप्ट अगर आप लोग का अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना, तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर अगर कोई स्पेसिफिक केस है इस चीज के ऊपर, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये चीज स्पेसिफिकली समझ में नहीं। लेकिन मैं नटशेल में कंक्लूड करता हूँ, अगर मैं रीइंबर्समेंट की इनवॉइस दूंगा तो रीइंबर्समेंट के नोट के साथ उसकी कभी भी सर्विस चार्जेस नहीं लिखा हुआ आएगा। उसने वो जो एक्टिविटी परफॉर्म की होती है, उसके वो पैसे अगर लाख रुपए, तो लाख रुपए एज इट इज दे देते हैं उसको। उसके सर्विस चार्जेस में जीएसटी लगा हुआ आता है, और जीएसटी उसमें लगा हुआ आता है, और उसी पे आप सेसेस की विदहोल्डिंग कर रहे होते हैं और इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग कर रहे होते हैं। सिंपल एज दैट, कोई वो नहीं। लेकिन अगर कोई भी आपका स्पेसिफिक कोई सिनेरियो आता है, तो आप प्लीज मुझसे पूछेगा, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर जरूर इस चीज के ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर बताइएगा कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मैंने अगर कोई गलती की हो तो आप उसके ऊपर मुझे करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।